आज अगर हम यूरोप की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था और सबसे प्रभावशाली देश की बात करें तो नाम आता है जर्मनी का। वही जर्मनी जिसे कभी स्टेबिलिटी, इंजीनियरिंग एक्सलेंस, हाई सैलरी जॉब्स और फ्रीडम का सिंबल माना जाता था, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी सरकार खुद अपने युवाओं को इनडायरेक्टली मिलिट्री सिस्टम की तरफ धकेल रही है। ग्राउंड लेवल पर जो बदलाव हो रहे हैं वो बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले 18 साल के हर युवा को लेटर भेजने की बात, जिसमें उसे वॉलंटरी बेसिस पर आर्मी ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। ये कोई रैंडम कैंपेन नहीं है, बल्कि मैन पावर शॉर्टेज का डायरेक्ट संकेत है। जर्मनी की एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ लगभग 1.8 लाख के आसपास है, जबकि नेटो कमिटमेंट्स और जियोपॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से ये संख्या काफ़ी कम मानी जा रही है। इसी वजह से डिफेंस मिनिस्टर ओपनली कह चुके हैं कि अगर वॉलंटरी सिस्टम से नंबर्स पूरे नहीं होते तो कंस्क्रिप्शन वापस लाई जा सकती है, यानी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस वापस लाई जा सकती है। याद रखिए, जर्मनी में कंस्क्रिप्शन 2011 में सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि तब एनवायरनमेंट स्टेबल था, लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। इसके साथ ही एक और अलार्मिंग प्रपोजल सामने आया है। 1 जनवरी 2026 से 18 से 45 साल के लोगों को अगर 90 दिन से ज़्यादा देश से बाहर रहना है तो उन्हें मिलिट्री क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप खुद सोचिए, ये वही यूरोप है जहां फ्रीडम को सबसे ऊपर रखा जाता था और आज वही मोबिलिटी तक कंट्रोल करने की बात हो रही है। इसका सीधा मतलब है सिस्टम धीरे धीरे सिटीजन्स को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के रूप में देखना शुरू कर चुका है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुका है, खासकर रशिया और नेटो के बीच। यूक्रेन युद्ध को 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और पूरी पश्चिमी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी होने के बावजूद रशिया को डिसाइसिवली रोक नहीं पाई है। ये एक हार्श रियलिटी है जिसे मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स में अक्सर सॉफ्टन करके दिखाया जाता है। जर्मनी जैसे देश जो पहले इकोनॉमिक पावर हाउस थे, अब डिफेंस स्पेंडिंग को जीडीपी के 2% से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पैसा बढ़ाने से आर्मी नहीं बनती, मैन पावर चाहिए, और वही सबसे बड़ी कमी बन चुकी है। और जब मैन पावर वॉलंटरी बेसिस पर नहीं आती तो सरकारों के पास एक ही रास्ता बचता है, सिस्टम को थोड़ा थोड़ा टाइटन करना। इसलिए जो लोग आज भी सोचते हैं कि यूरोप चार्ज अनलिमिटेड फ्रीडम, उन्हें ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए। क्योंकि जब एक डेवलप्ड कंट्री अपने नागरिकों को लेटर भेजकर कहती है कि आर्मी ज्वाइन करो और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जैसे प्रपोजल्स लाती है, तो यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में इंडिविजुअल फ्रीडम से ज़्यादा प्रायोरिटी नेशनल सिक्योरिटी को दी जाएगी। अब अगर इसी सिचुएशन को हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो फ़र्क साफ दिखाई देता है। इंडिया के पास करीब 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, लगभग 8 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और करीब इतने ही रिजर्व में, यानी कुल मिलाकर लगभग 30 लाख की ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड बैटल एक्सपीरियंस्ड फोर्स है जिसने मल्टीपल फ्रंट्स पर खुद को साबित किया है। लेकिन असली ताकत यहाँ खत्म नहीं होती। भारत में 18 से 35 साल के बीच पुरुषों की संख्या लगभग 34 करोड़ है। अगर इस पॉपुलेशन का सिर्फ 25% भी कंसिडर करें तो ये संख्या 8 करोड़ से ज़्यादा बैठती है, जो कि दुनिया की कुल कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ लगभग 3 करोड़ से भी कई गुना ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये सिर्फ थियोरेटिकल नंबर नहीं है। कई सर्वेज में यह सामने आया है कि लगभग 70-80% भारतीय ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए लड़ने को तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि भारत को मैन पावर के लिए लोगों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन ऑर्गेनिकली मौजूद है। यही सबसे बड़ा फ़र्क है इंडिया और जर्मनी जैसे देशों के बीच। जर्मनी को अपने युवाओं को लेटर्स भेजने पड़ रहे हैं, पॉलिसीज़ टाइटन करनी पड़ रही हैं, जबकि भारत में आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए लाखों लोग खुद आवेदन करते हैं। यहाँ आर्मी एक नौकरी नहीं बल्कि सम्मान है, और यही कल्चरल डिफरेंस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। जहाँ एक देश को अपने सिटीजन्स को कन्विंस करना पड़ रहा है कि प्लीज़ ज्वाइन द आर्मी, वहीं दूसरे देश में लोग खुद लाइन में खड़े होते हैं। और जब किसी देश के पास पॉपुलेशन एडवांटेज, इमोशनल कमिटमेंट और स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री सिस्टम तीनों एक साथ हों तो उसे एक्सटर्नल प्रेशर से डरने की ज़रूरत नहीं होती। यही रीज़न है कि भारत को कंस्क्रिप्शन जैसे कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और शायद निकट भविष्य में पड़ेगी भी नहीं। जबकि जर्मनी जैसे देश जिनकी पॉपुलेशन एजिंग है और यूथ पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, उन्हें मजबूरी में सिस्टम को बदलना पड़ रहा है। और जब सिस्टम बदलता है तो उसका सीधा असर आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हों, टैक्सेस हों या पर्सनल फ्रीडम। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, क्या आज के समय में जर्मनी या ब्रॉडली यूरोप में सेटल होना उतना ही लॉजिकल डिसीजन है जितना पहले था? पहले नैरेटिव साफ था, इंडिया में कम कमाओ, बाहर जाओ, ज्यादा कमाओ, लाइफ सेट। लेकिन आज इक्वेशन पूरी तरह बदल चुकी है। जर्मनी में एवरेज सैलरी भले ही 203,000 यूरो नेट के आसपास दिखती हो, लेकिन रियलिटी यह है कि ग्रोस सैलरी पर लगभग 35-45% तक टैक्स और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस कट जाते हैं। इसके बाद रेंट, इंश्योरेंस, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट सब मिलाकर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि सेविंग्स बहुत लिमिटेड रह जाती है। और यह सब तब है जब आपको जॉब मिल जाए, जो आज के टाइम में पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कंपनीज लैंग्वेज प्रेफरेंस, कल्चरल फिट और लोकल एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देती हैं।
इसके अलावा एआई ऑटोमेशन तेजी से लो और मिड लेवल जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, यानी जॉब सिक्योरिटी खुद एक बड़ा क्वेश्चन बन चुकी है। और अब इसमें ऐड कर दीजिए मिलिट्री अनसर्टेनिटी। अगर आने वाले समय में कंस्क्रिप्शन वापस आता है तो सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके बच्चे भी इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। और यह कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है। यूक्रेन में हमने देखा है कि कैसे लोगों को अचानक मोबिलाइज किया गया। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन पीक पर होता है तो इंडिविजुअल चॉइस अक्सर पीछे छूट जाती है। और जर्मनी जैसे देश जो नेटो कमिटमेंट्स में डीपली इन्वॉल्व्ड हैं, उन्हें फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि सैलरी कितनी है, बल्कि यह है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी क्या है। दूसरी तरफ भारत में भले ही कोई व्यक्ति 20-25 हजार रुपए कमा रहा हो, लेकिन उसके पास फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, कल्चरल स्टेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात, उसे किसी भी दिन फोर्स्ड मिलिट्री सर्विस के डर के साथ नहीं जीना पड़ता। यहां फ्रीडम सिर्फ ट्रैवल या लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि लाइफ डिसीजंस तक फैली हुई है। और जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में, तो इक्वेशन बदल जाती है। इसलिए आज जरूरत है ब्लाइंडली वेस्ट इज बेस्ट माइंडसेट से बाहर आने की, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि दुनिया बदल रही है, पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं, और ऐसे समय में स्टेबिलिटी, पॉपुलेशन स्ट्रेंथ और कल्चरल यूनिटी जैसे फैक्टर्स ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन तीनों में भारत आज एक मजबूत पोजीशन में खड़ा है।